तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12वीं है ये, है ना? कक्षा 12वीं का जो पाठ है ना? हमारी जो हिंदी पुस्तक है आरोह, है ना? और उसी का छठा पाठ है ये, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और इन्हीं की जो कविता है हमारे पाठ्यक्रम में बादल राग। तो हम लोगों का जो वस्तुनिष्ठ का जो हमारी जो वस्तुनिष्ठ की श्रृंखला चल रही है, उसी के तारतम्य में हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को तैयार कर रहे हैं। तो ये हमारी पुस्तक है और इसी के जो इसी में संकलित है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे, उसके बाद इनके प्रश्न उत्तर को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है, उनका जन्म 1899 में, 1999 मैंने यहाँ लिख दिया। जन्म इनका 1899 में हुआ। और कहाँ हुआ? तो महिषादल, बंगाल के मेदिनीपुरी जिले में। ठीक है। बाद में इनका पारिवारिक गांव गड़ाकोला में आया, जो कि उन्नाव उत्तर प्रदेश में है। लेकिन इनका जन्म यदि पूछे तो 1899 में महिषादल में, बंगाल में हुआ। ठीक है। इसके बाद है इनकी कुछ ये रचनाएं हैं जो कि हम लोगों को पता करनी होती है, क्योंकि जब कवि परिचय पूछा जाता है तो उसमें दो रचनाएं पूछी जाती है। और इस बार मैं आपको बता दूं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के पूरी संभावना है कवि परिचय में। तो इनकी दो रचनाएं हैं। इसके अलावा इनकी निराला रचनावली जो 8 खंडों में प्रकाशित है। और ये मतवाला और समन्वय जो है उसका, उस पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। और सन 1961 में इलाहाबाद में इनका देहावसान हो गया। ठीक है। इनके बारे में एक छोटी सी जानकारी है। ये आपको कवि परिचय में नहीं लिखनी है, केवल कवि परिचय में दो रचनाएं लिखेंगे, फिर इनका भाव पक्ष और कला पक्ष लिखेंगे। मैं आपको उसकी भी वीडियो भेज दूंगा, है ना? ये जन्म मृत्यु ऐसी कवि परिचय में नहीं लिखी जाती है, केवल ये एक एक अंक में कभी पूछ ले कौन सी पत्रिका का संपादन किया है, निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है, उनका जन्म कब हुआ, तो हमें याद रखना है। बाकी कवि परिचय के अनुसार इसको याद नहीं करना है। ठीक है दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं इनके जो एक एक अंक की जो प्रश्न उत्तर वस्तुनिष्ठ को जो हम तैयार कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले हर बार की तरह आपसे बोलना चाहूंगा कि आप यदि चैनल पर नए हैं तो एक बार इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें। तो आपको विषय संबंधित नई नई वीडियो मिलती रहेगी। कहीं भी आपको कोई भी समस्या लगती है हिंदी में, कभी भी ऐसा है कि आपको किसी भी विषय में समस्या, तो आप मुझे कभी भी मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे फ़ोन लगा सकते हैं। चाहे तो मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर, आप व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं, और चाहे तो नीचे कमेंट बॉक्स के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सभी की कोई भी समस्या ऐसी हो जो कि मैं दूर कर सकूं। तो बिना समय गंवाए हम चलते हैं बादल राग कविता की ओर, है ना? तो बादल राग जो कविता है वो अनामिका, अनामिका एक कविता संग्रह, ध्यान रखेंगे, के 6 खंडों में प्रकाशित है। बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है। यहाँ उसका छठा खंड लिया गया है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ उसका कौन सा खंड लिया गया है? छठा खंड। देखो यहाँ भी ये पुस्तक में भी दिया है, बादल राग कविता अनामिका में 6 खंडों में प्रकाशित है, यहाँ उसका छठा खंड लिया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला बादल का आह्वान किसके रूप में किया गया है ना? बादल का आह्वान यहाँ किसके, पूरी कविता जो है उसमें बादल जो है वो प्रमुख है। पूरा बादल जो है वो प्रमुख है। और एक बिंबात्मक कविता है, इसमें बिंब है। इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बिंब भी आपके पाठ्यक्रम में है। तो आपको मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको जहां भी समस्या लगेगी मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा। तो बिंब है ये, और बिंब से संबंधित ही कविताएं हैं ये। तो बिंब क्या होते हैं इस पर भी हम लोग किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। बादल का आह्वान किसके रूप में किया गया? तो क्रांति के रूप में। प्रश्न नंबर 2 बादलों को क्रांति का क्या बताया है? तो बादलों को क्रांति का अग्रदूत बताया है। क्या बताया है? बादलों को क्रांति का अग्रदूत। क्या बताया है? क्रांति का अग्रदूत। तीसरा, मानव जीवन में सुख कैसा है? तो मानव जीवन में जो सुख है वो अस्थिर है, क्योंकि हम सभी जानते हैं सुख हमेशा स्थिर तो रहता नहीं है। आप खुद भी इस बात को समझ सकते हैं। सुख और दुख दोनों ही अस्थिर है। न सुख स्थिर होता है जीवन में, न दुख स्थिर होता है। सुख और दुख परिवर्तित होते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो मानव जीवन में सुख कैसा? अस्थिर। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, क्रांति संसार में किसकी सृष्टि करती है? तो क्रांति जब भी होगी जब सुख और शांति की सृष्टि करेगी, है ना? तो किसकी सृष्टि करती है? सुख और शांति की। ठीक है। प्रश्न नंबर 5 क्रांति हमेशा
किसका प्रतिनिधित्व करती है? तो क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। किसका प्रतिनिधित्व करती है? क्रांति हमेशा वंचितों का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, निराला की बादल राग कविता में जो कविता है कौन से बिंब से प्रारंभ होती है? देखो मैंने आपसे कहा था ना कि बिंबात्मक कविता है, तो कौन सा बिंब सबसे पहले बिंब कहां से शुरू होता है? तो समीर सागर के विराट बिंब से प्रारंभ होती है। तो यही इस पुस्तक में भी लिखा है, समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता शुरू होती है। देखो आपने यहाँ देखा होगा, तो निराला की कविता कहां से शुरू होती है कि समीर सागर के विराट बिंब से निराला की कविता प्रारंभ होती है ना। और हम इसको यहाँ भी देख सकते हैं, आप ये देखेंगे यहाँ पर, ये देखो तीर्थी है समीर सागर पर, ये निराला की कविता यहाँ से प्रारंभ होती है। इसके बाद है फिर एक और मुझे टिप्पणी लगी महत्वपूर्ण, बादल किसान के लिए उल्लास एवं निर्माण का, ध्यान रखें कभी पूछे कि बादल जो है किसान के लिए किसका प्रतीक है? उल्लास और निर्माण का। तो मजदूर के लिए क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। ध्यान रखेंगे किसान के लिए क्या है? उल्लास एवं निर्माण का। बादल जो है किसान के लिए उल्लास और निर्माण का है, तो मजदूर के लिए क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। ध्यान रखेंगे, ये भी कभी भी एक एक अंक में पूछे तो हमें ध्यान रखना है कि किसान के लिए उल्लास और निर्माण और मजदूर के लिए क्रांति एवं बदलाव का अग्रदूत है। ध्यान रखेंगे हम लोग। आगे देखते हैं 7वां प्रश्न है, क्रांति के बादलों की गर्जना सुनकर कौन सा वर्ग भयभीत होता है? जब क्रांति होती है और क्रांति रूपी जो बादल है वो गर्जना करते हैं, तो कौन सा वर्ग भयभीत होगा? पूंजीपति वर्ग, है ना। जो शोषक वर्ग है, पूंजीपति वर्ग को एक को नाम हम लोग कहते हैं शोषक वर्ग। शोषक वर्ग, शोषक वर्ग। प्रश्न नंबर 8वां, कविता में जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर किसके लिए आए? जीर्ण बाहु, जो भुजाएं जीर्ण हैं, शीर्ण है, शरीर भी क्षीण हो चुका है, तो ये किसके लिए आया है ना। जीर्ण का मतलब क्षीण हो चुका है, बिल्कुल खत्म हो चुका है ना। और है ना, जीर्ण क्षीण मतलब बोलो झुका हुआ भुजाएं हैं, शरीर जो है पूरा क्षीण हो चुका है, तो ये किसके लिए? किसान के लिए आया, क्योंकि किसान जो है खेतों में बहुत मेहनत करता है और बहुत तपस्या करता है, उसके लिए प्रयुक्त हुआ है। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर। इसके बाद है फिर बादल राग कविता में कवि के अनुसार सुख कैसा है? तो बादल राग कविता में कवि के अनुसार सुख कैसा? अस्थिर। कैसा है? अस्थिर। प्रश्न नंबर 10वां है, रण तरी से भरी होने की बात कही गई है किससे? आकांक्षाओं से। रण तरी से भरी होने की बात कही गई, किससे कही गई? आकांक्षाओं से कही गई। ध्यान रखेंगे अपन लोग, आकांक्षाओं से कही गई रण तरी से भरी होने की बात। रोग शोक में भी कौन हंसता है? जब रोग होता है, शोक होता है, उसमें भी कौन हंसता है? शेषव का सुकुमार शरीर। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे हम लोग। तो कौन हंसता है? शेषव का सुकुमार शरीर। देखो यहाँ पर ये है, रोग शोक में भी हंसता है शेषव का सुकुमार शरीर। ठीक है। निराला ने अट्टालिका अर्थात पूंजीपतियों के महलों को, जो पूंजीपति के जो महल है को क्या कहा है? तो ये पूंजीपति के महलों को, अट्टालिका को क्या कहा है? आतंक भवन। क्या कहा गया है? आतंक भवन। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13 है, अंगना अंग में लिपटे कौन कांप रहे हैं और क्यों? अंगना अंग में लिपटे हुए, है ना, कौन कांप रहे हैं? पूंजीपति या धनी वर्ग कांप रहा है ना। ध्यान रखेंगे, पहले तो ये इसका उत्तर होगा, अंगना अंग में लिपटे कौन कांप रहे हैं? पूंजीपति और धनी वर्ग। क्यों कांप रहे हैं? क्योंकि मजदूर वर्ग की क्रांति के कारण इसलिए कांप रहे हैं, ताकि मजदूर वर्ग जो है वो क्रांति करने के लिए तैयार है, उनके खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार है, उसीलिए वो कांप रहे हैं। ठीक है। और हमने अभी इससे भी पहले पढ़ा था, जो बादलों की गर्जना सुनकर भयभीत है, तो वो भी पूंजीपति वर्ग ही है। प्रश्न नंबर 14 है, बादलों को अधीरता से कौन बुला रहा है? बादलों को अधीर होकर के कौन बुला रहा है? तो कृषक, किसान, है ना। कृषक का मतलब होता है किसान। ठीक है, क्योंकि ये बादल की सबसे ज्यादा आवश्यकता आपको पता होगा किसान को होती है। हम सब, आप में से बहुत सारे बच्चे किसान परिवार से जुड़े हैं, मैं आशा करता हूँ आप में से कौन कौन किसान है वो भी इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15 है, रुद्र कोश है शुद्ध तोष।
यहाँ रुद्ध का अर्थ है और शुद्ध का अर्थ दोनों का। तो शुद्ध तोष, यहाँ पर रुद्ध, ये रुद्ध है, इस रुद्ध का अर्थ है रुका हुआ, ठीक है। और शुद्ध का अर्थ है आतंक या क्रुद्ध, ठीक है। ध्यान रखेंगे, रुद्ध है ना, रुद्ध कोश यानी रुका हुआ कोश है, कुछ भी नहीं है। और शुद्ध यानी अशांत और क्रुद्ध, क्या है, अशांत और क्रुद्ध। शुद्ध का अर्थ क्या है दोस्तों, अशांत और क्रुद्ध, और रुद्ध का है रुका हुआ, ठीक है। शुद्ध का अर्थ है अशांत और क्रुद्ध। प्रश्न नंबर 16, आतंक अंक, अंक का मतलब हृदय पर कौन कांप रहे हैं? आतंक अंक हृदय पर पूंजीपति वर्ग या धनी वर्ग कांप रहा है। प्रश्न नंबर 17 है, हृदय विप्लव की प्लावित माया, यहाँ पर प्लावित, यहाँ पर विप्लव का अर्थ क्या है? ये विप्लव शब्द का अर्थ क्या है? तो विप्लव शब्द का अर्थ है क्रांति, ठीक है। हम लोग इसको, हमने ये पाठ पूरा किया, हमारे 17 प्रश्न थे इसमें महत्वपूर्ण, जो मुझे महत्वपूर्ण लगे वही मैंने आपको दिए हैं। अनर्गल मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है वो मैं आपको नहीं दूंगा। तो थोड़ा सा हम लोग इस समझ सकते हैं, इस कविता को समझेंगे थोड़ा। ये देखते हैं, तिरती है समीर सागर पर अस्थिर सुख के दुख की छाया, सुख पर दुख की छाया, है ना। वो कहता समीर सागर जो है उस पर अस्थिर जो सुख है और दुख की छाया तैरती रहती है। जग के दग्ध हृदय पर, संसार का जो दुखी हृदय है इस पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, जो निर्दय, जो क्रांति होगी, क्योंकि बहुत परेशान हो चुका है मजदूर वर्ग। ओ तेरी रणतरी भरी आकांक्षाओं से, वो कह रहा है रणतरी जो है आकांक्षाओं से, तो ये जो तेरी रणतरी है ये किससे भरी हुई है? आकांक्षाओं से भरी है, इच्छाओं से भरी है। क्योंकि अब हम लोगों को क्या करना है ना। रणतरी का मतलब होता है युद्ध की नौका, ध्यान रखेंगे। क्या होता है रणतरी का मतलब, क्या होता है दोस्तों? युद्ध की नौका, ध्यान रखेंगे। आप चाहे तो लिख सकते हैं युद्ध की नौका। युद्ध के लिए तैयार है क्योंकि उसमें आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। और हम लोग, जो ये बादल के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि है जो मजदूर वर्ग है वो क्रांति करने के लिए आतुर है, तैयार है। घन, घन यानी बादल, भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, जब गर्जना करेगा बादल, बादल गरजेगा फिर बरसेगा तो फिर सुप्त अंकुर पृथ्वी पर फूटेगा, और में पृथ्वी की आशाओं से नया जीवन आएगा, ऊंचा कर सिर, और धीरे धीरे फिर वो नया जीवन जो है, नव जीवन आएगा, वो अपना सर उठाएगा, वो भी शांति से जी पाएगा, जो उसको भी समाज में अधिकार मिलेगा। ताक रहे हैं विप्लव के बादल फिर, और ये विप्लव जो क्रांति के जो बादल ये ताक रहे हैं कि कब ये विद्रोह करे पूंजीपतियों के खिलाफ। और ये मजदूर, मतलब बादल जो है वो क्रांति का या मजदूर वर्ग का प्रतीक है यहाँ पर पूरा पूरा। फिर बार बार गर्जन, बार बार फिर करके बार बार गर्जन करता है, और अंत में वर्षण है मूसलाधार, और फिर अंत में बहुत जबरदस्त क्रांति होती है। हृदय थाम लेता संसार, जब ये क्रांति होती है, विद्रोह होता है पूंजीपतियों के खिलाफ, तो पूरा संसार जो है वो हृदय थाम लेता। सुन सुन घोर वर्ज वज्र ओंकार, जो वज्र यानी वज्र हम जानते हैं ना, इंद्र का जो एक हथियार है ना, इंद्र का क्या है, वो शस्त्र है। तो सुन सुन घोर वज्र हुंकार, अशनिपात से शापित उन्नत शत शत वीर, है ना। तो अशनिपात यानी वज्रपात, अशनिपात का मतलब भी होता है वज्रपात, आप यहाँ ध्यान रखें। अशनि का मतलब भी होता है वज्र, और यहाँ पर वज्र का मतलब भी वज्रीय से शापित उन्नत शत शत वीर। अभी तक ये लोग परेशान थे, दुखी थे, ये जो मजदूर वर्ग है, अब ये मजदूर वर्ग जो है हमेशा के लिए शत शत सौ सौ बार ये हमेशा वीर रहेंगे, क्योंकि ये विजय प्राप्त करेंगे, विद्रोह करेंगे किसके? पूंजीपतियों के विरोध में, उनके विरुद्ध। गगन स्पर्शी स्पर्धा धीर, हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार। जब क्रांति के बाद नया जीवन आएगा, नए नए पौधे उगेंगे, और दूसरा अर्थ यह है कि जब बादलों की बरसात होगी तो नए पौधे आएंगे, तो वो भी अपना सर उठा करके धरती पर जी पाएंगे। ऐसे ही मजदूर वर्ग भी अपना सर उठाकर जी पाएगा। सस्य हरा भरा अपार, चार सस्य श्यामला होते हैं ना, धरती हरी भरी धरती, चारों तरफ हरियाली होगी। हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रोके छोटे शोभा पाते। छोटे का मतलब होता है छोटे, या छोटे से मतलब है या तो मजदूर या किसान, है ना। छोटे लोग ही, जब विप्लव होता है ना, जब क्रांति होती है, तो इन छोटे लोगों को ही उसका फायदा लाभ होता है, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, अट्टालिका नहीं, अट्टालिका का मतलब होता है भवन, है ना। ये भवन किसके हैं?
पूंजीपतियों के। तो ये भवन या महल नहीं है रे, ये आतंक भवन है। वो कह रहा है कि पूंजीपतियों ने जो मजदूरों का खून चूस करके, उनका शोषण करके, है ना, उनको मतलब परेशान करके जो पैसे इकट्ठे किए, उनसे भवन बनाया है, महल बनाए हैं। तो ये पूंजीपतियों के जो महल ही आतंक भवन है। सदा पंख पर ही होता है, पंख यानी कीचड़, पर ही होता है जल विप्लव प्लावन, है ना। हमेशा कमल कहाँ खिलता है, जहाँ कीचड़ होता है। वैसे क्रांति कहाँ होती है, जब व्यक्ति बहुत मुसीबत में आ जाता है, बहुत समस्याओं में आ जाता है, तो फिर वो विद्रोह करता है। तो ऐसे मजदूर वर्ग जो है वो पूंजीपतियों के विरुद्ध में विद्रोह कर रहे हैं, क्योंकि बहुत परेशान है। शुद्र प्रफुल्ल जलत से सदा झलकता नीर, और जब उसके बाद वो ऐसे कीचड़ से निकल करके प्रफुल्ल जलत, जलत का मतलब कमल, जब वो खिलता है तो उससे जो नीर जो है झलकता है, पानी टपकता है। रोग शोक में भी हंसता है शेषव का सुकुमार शरीर। और ऐसी स्थिति में यदि दुख है, दर्द है, परेशानियां है, वहां पर भी जो हमारा जो शेषव शरीर है, जो मतलब कमल का, वो भी सुकुमार शरीर जो है वो हमेशा हंसता रहता है। रुद्ध कोश है, शुद्ध तोष। अभी मैंने आपको रुद्ध का और शुद्ध का अर्थ बताया था। रुद्ध का मतलब होता है रुका हुआ कोश है। इस समय मजदूरों के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है ना। कहते हैं ना, जब कार्ल मार्क्स ने एक नारा दिया था, संसार के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा संसार है, तो इनके पास खोने के कुछ नहीं है। शुद्ध तोष यानी ये शुद्ध तोष, देखो यहाँ पर अशांत और ये क्रुद्ध। ठीक है, आगे देखते हैं। अंगना अंग में लिपटे हुए, जो पूंजीपति है वो अपनी महिलाओं के शरीर से लिपटे हुए हैं। अंगना अंग में मतलब वो अपनी अंगना यानी जो उनकी जो घर की महिला है उनके शरीर से लिपटे हुए है, वो ना, और आनंद से जीवन बिता रहे। लेकिन हृदय के अंदर आतंक, अंक में उनका जो अंक है, उनका हृदय भी आतंक से कांप रहा है कि कब विद्रोह होगा, कब ये मजदूर हमारे खिलाफ, हमारे विरोध में विद्रोह करेंगे, और कब हमारा जो राज्य है वो ढह जाएगा, और कैसे हम लोग जो है मिट्टी में मिल जाएंगे, इस तरह का वो कांप रहे हैं। धनी वज्र गर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। और ये जो धनी है, धनी लोग जो है, वो बादल की गर्जना जब होती है, वज्र रूपी जो गर्जना होती है, उससे त्रस्त होकर के, डर करके अपने मुख को, अपने मुख से, अपने मुख और आंखों को ढांक रहे हैं अपने हाथों से। जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर। हे बादल आजा, क्योंकि जो जीर्ण बाहु और शीर्ण शरीर वाला जो किसान है तुझे बुला रहा है, वो अधीर है, व्याकुल है। हे विप्लव के वीर, हे क्रांति के बादल, चूस लिया है उसका सार, उसका सब कुछ चूस लिया इन पूंजीपतियों ने। हाड़ मात्र ही अब है आधार उसके पास, हे जीवन के पारावार, अब तू आ और कैसे भी करके हमें इस मुसीबत से छुटकारा दे, अर्थात क्रांति के लिए वो आह्वान करता है। तो इस तरह से एक कविता हमने पढ़ी है, इसके प्रश्न उत्तर देखें। इसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, फोन भी लगा सकते हैं, चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों तक इसको पहुंचाएं, और जहां भी आपको आवश्यकता लगे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, चलते हैं हम अगली वीडियो के लिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।